नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आपका स्वागत है। मेंस पेपर की डिकोड की कड़ी में यह पहला ऑडियो जो स्लाइड्स के माध्यम से आपके सामने लाया जा रहा है। इसमें हम मेंस के पहले पेपर को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे कि आखिर इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। बुक लिस्ट और पढ़ने की स्ट्रेटजी मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इन डिकोड्स वीडियो के बाद ग्रुप पर आंसर राइटिंग शुरू होगी, जिससे आपकी लेखन शैली में सुधार होगा। अब इस कड़ी में हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर का पार्ट ए हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। अब देखिए, 5 जो यूनिट हैं हिस्ट्री में, पार्ट बी जो ज्योग्राफी है उसमें 5 यूनिट हैं, यानी टोटल मिलाकर पहले प्रश्न पत्र में, पहले मेंस के पेपर में आपकी टोटल 10 यूनिट हैं। अब देखिए, कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या है। तो देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर ये एक पेपर बनेगा। दोनों पेपर पार्ट ए पार्ट बी एक ही साथ लिए जाएंगे, जो 3 घंटे में होगा। 150 नंबर का पार्ट ए रहेगा, 150 नंबर का पार्ट बी रहेगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जो कि 3 घंटे में आपको हल करना है। आपको 2 कॉपी मिलेंगी अलग अलग, जो पार्ट ए और पार्ट बी के लिए रहेंगी। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो इतिहास में जो 5 यूनिट है, इसमें से 2 यूनिट सीधे एमपी से संबंधित हैं। तो आप यहाँ पर एमपी की महत्व को समझ सकते हैं कि एमपी का कितना महत्व है आपके लिए। तो आप एमपी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको यूनिट 1। अगर मैं यूनिट 1 पर आऊँ, यूनिट 1 में है भारत इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। ये आपका पूरा प्री का टॉपिक है, जो मैंने प्री और मेंस को साथ में पढ़ने को लेकर वीडियो डाला है। मानक पुस्तक, दृष्टि क्विक बुक या परीक्षा वाणी के साथ, या आपके पास जो नोट्स हो उनके साथ प्रैक्टिस करने के साथ आपको उनको हल करना था, उसके साथ ही आप इसको पढ़िएगा। अब इसको डिकोड करते हुए इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक तो बुक्स में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आप जो भी देखिए, चाहे हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं सदी तक, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ें। हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक जितने भी आप वंश, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, महाजनपद हो गए, मौर्य गुप्त हो गए, सिकंदर आ गया, हर्षवर्धन आ गया, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जो भी पढ़ेंगे आपको इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। किस परिप्रेक्ष्य में? कि उस वंश की या उस एरा की राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। जैसे आपने हड़प्पा ही मान लिया उदाहरण के लिए, तो हड़प्पा की राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। हर वंश को आपको इन्हीं बिंदुओं पर पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। आपका कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा 3 मार्कर बनेगा, कौन सा 5 मार्कर बन सकता है, कौन सा 11 मार्कर बन सकता है। हालांकि जब मैं आंसर राइटिंग ग्रुप पर शुरू करूँगा, तो ये ग्रुप पर आपको विशेष तौर पर उसी प्रश्नों को हम हल करेंगे जो संभावित रहते हैं, और जहाँ से जिस पार्ट से जो प्रश्न बन सकता है हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि जिसे आप मौर्य पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश में पर्टिकुलर जैसे अशोक के समय पढ़ रहे हैं, तो अशोक के समय मौर्य काल में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी। ऐसे यदि आप पढ़ेंगे तो सारे बिंदु व्यवस्थित क्लियर होंगे। अब मान के चलिए, हमने कौटिल्य के समय की अर्थशास्त्र ले ली, ये मैंने लिखा अर्थशास्त्र। अगर मैंने अर्थशास्त्र ले ली तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक स्थिति भी दी हुई है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारा इतिहास दिया है मौर्य का। तो हमको इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। आप प्री मेंस कुछ भी पढ़ें, 3 बिंदुओं को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपका सारा डाटा कवर हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है 3 मार्कर का, तो उसके लिए आपको कबीर प्रकाशन की एक बुक आई है मार्केट में, कबीर प्रकाशन की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं भी आपको कुछ 3 मार्कर निकाल के दूंगा, और आप जब मानक पुस्तक प्लस नोट से पढ़ेंगे ना, तो भी आप देखते जाएंगे उसमें सारे 3 मार्कर आएंगे। आपकी प्री और 3 मार्कर अब एक ही हो गई है। ठीक है, 3 मार्कर महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके सिलेक्शन में। पूरे नंबर 3 मार्कर्स में ही मिलते हैं आपको। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्था व परंपरा भी आ सकती हैं 3 मार्कर में। ठीक है, संस्कृति में धार्मिक भी कवर होगा। आप इसके साथ जो धार्मिक चीज़ें हैं ना, वो संस्कृति में ही कवर हो जाएंगी आपकी।
तो धार्मिक अलग से ना पढ़ें, अगर कहीं अलग से दिया है तो वो संस्कृति के अंतर्गत का ही पाठ रहेगा। इकाई 2 की यदि मैं बात करूं कि 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। अब ये आपका 10वीं शताब्दी तक था, ये 11वीं शताब्दी से है। अंतर सिर्फ यही है। इसमें भी आपके चाहे आप दिल्ली सल्तनत ले लें, मुगल ले लें, शेरशाह सूरी ले लें, मराठा ले लें, विजयनगर ले लें, बहमनी ले लें, जितने भी आप सामना चोर शेर पांड्य सारे ले लें, सभी को आपको इन्हीं बिंदुओं पर कवर करना है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। इसमें भी वही बिंदु हैं जो पहले आपको बताए गए हैं, बस एरा चेंज कर दिया गया है, बिंदु वही हैं। अब जैसे अगला है मुगल शासक। अब मुगल शासक जो हैं, बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, शाहजहां हो गया, अकबर हो गया। अकबर से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। औरंगजेब की दक्कन नीति से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। शाहजहां के स्थापत्य की कला से बनने की संभावना रहती है। अकबर को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो मुगल शासकों में आपको ये देखना है उनका प्रशासन, तो प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मनसबदारी थी, सिंहस्पा, दोअस्पा था, उनमें जो कर लिए जाते थे वो उनके पदाधिकारी 3 मार्कर्स में आ सकते हैं। मिश्रित संस्कृति का उद्भव, जब मुगल यहाँ पर आए तो यहाँ की संस्कृति से उनका जो मिलन हुआ तो उनके कुछ संस्कृति के गुणों को, उनके संस्कृति के कुछ बिंदुओं को हमने ग्रहण किया, हमारी संस्कृति के कुछ बिंदुओं को उन्होंने ग्रहण किया, तो मिश्रित संस्कृति का उद्भव हुआ। वो पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। अब मुगल शासक, उनके प्रसिद्ध कार्य जैसे अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग, जहांगीर को चित्र का स्वर्ण युग। ये सारे जो पॉइंट हैं आपको देखना है। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जाती थी, उससे प्रश्न जरूर आता है। इनके जो अधिकारी थे मुगल साम्राज्य में, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब इन्होंने आके जो यहाँ पर विवाहेतर संबंध स्थापित किए, विवाहिक संबंध स्थापित किए, विवाहेतर नहीं, कुछ लोगों ने विवाहेतर भी किए थे, लेकिन विवाहिक संबंध जहाँ पर जो स्थापित हुए थे मुगलों के द्वारा, उससे कैसे भारतीय संस्कृति का स्वरूप बदला, इसका अध्ययन भी आपको इसी यूनिट में करना होगा। लास्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर प्रभाव। इसमें आप इसके असर दूरगामी परिणाम देखें, आप इसके दूरगामी परिणाम देखेंगे तो ये पूरा इतिहास है। जैसे मैंने बताया था ना, संसद पूरा संविधान है, इस पॉइंट में पूरा इतिहास है। अब एक बात बताइए, अगर कोई आपके यहाँ पर आ रहा है रहने के लिए मेहमान बनकर, अगर आपको उससे कोई परेशानी नहीं है तो आप उसको बाहर निकालेंगे क्या? सीधा सा सवाल है, निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर आए व्यापार करने, तो अगर वो सिर्फ व्यापार करते तो कोई बात ही नहीं होती। उन्होंने हमारे यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव डाला, समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाला। कुछ भारतीय रीतियाँ थी ऐसी जो बाद में हमको कुरीति भी लगने लगी थी, लेकिन उनको उन्होंने बदला, जो आज हमारे लिए अच्छा भी है। लेकिन उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना प्रतिकूल प्रभाव डाला, उन्होंने विकास भी वहाँ किया रेलवे लाइन का, जहाँ पर उनको अपने उद्योग धंधे चलाने थे। जब उन्होंने ये कार्य करना शुरू किया, धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होने लग गई। उनका ये कथन कि हम गंगा से सारा माल लेकर जाते हैं और टेम्स में डाल देते हैं, ये कथन चरितार्थ जब होने लगा, तब ही दूरगामी परिणाम हुए। सारे आंदोलन, सारे विद्रोह इस प्रभाव के कारण हुए हैं। कृषक विद्रोह देख लो, 1857 की क्रांति देख लो, स्थानीय विद्रोह देख लो। प्रमुख सिद्धांत धन निष्कासन था। समाज में क्या प्रभाव हुआ? इससे कुछ नए वर्ग भी उदित हो गए, शोषित वर्ग आ गए, जमींदार वर्ग आ गए, बिचौलिया वर्ग आ गए, जिससे निचला वर्ग दब गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सारा इतिहास इसी में है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसके कारण सारे आंदोलन हुए, ये आपको देखना है। उसके बाद यूनिट 3 की बात मैं करूं, ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कृषक व आदिवासी विद्रोह। तो इसमें कृषक और आदिवासी विद्रोह में आपको ये देखना है कि इनका क्षेत्र क्या था, इनके कारण क्या थे, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके परिणाम क्या हुए। इनके सिनॉप्सिस बना लीजिएगा, बिना सिनॉप्सिस पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप। और एक और बार बता दूं, पार्ट ए पार्ट बी जो मैंने क्लियर कर दिया है, 5 जो यूनिट हैं, हर यूनिट में से 30 नंबर का आएगा। कोई भी यूनिट छोड़िएगा मत, हर यूनिट में से 30 नंबर का आएगा। एक बड़ा आएगा, 3 छोटे आएंगे और 2 लघुत्तरी आएंगे 5-5 वाले। तो 3 छोटे मतलब 3 × 3 3 × 3 3 3 9,
5 2 10 तो 19 और एक 11 मार्कर आएगा तो 30। प्रत्येक यूनिट 30 नंबर की आएगी, इसलिए किसी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अब कृषक विद्रोह पे आपको ये पॉइंट देखना है। कौन से इनके नेता थे? 3 मार्कर में भी आ सकता है विद्रोह। 3 मार्कर में अगर ये आए तो आपको सिर्फ इनका उद्देश्य, क्षेत्र लिखना है और नेता लिखना है, और बाकी आए तो फिर उद्देश्य, नेतृत्वकर्ता, परिणाम, प्रभाव, जो भी पूछा गया वो लिखना पड़ेगा। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में आपको 1857 की क्रांति भी करना है, कूका आंदोलन भी करना है। कुछ कुछ लोग कूका आंदोलन को भी बहुत प्राचीन मानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान को मत भूलिएगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। भारतीय पुनर्जागरण में प्रमुख आंदोलन, महिलाओं के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन किए गए, जो प्रमुख सामाजिक सुधार संस्थाएं बनी, वो भारतीय पुनर्जागरण का ही प्रतीक थी। जो हम समाज पढ़ते हैं, जितने समाज जो सुधारक हुए हैं, जो शुद्ध करने वाले समाज हुए हैं, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, ये सारे भारतीय पुनर्जागरण का ही परिणाम थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके नेतृत्व करता, यानी सभी जो आंदोलन चले हैं, चाहे वो गांधी जी वाले आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद हो, चंपारण हो, कितने भी आंदोलन हैं, जो क्षेत्रीय आंदोलन भी हैं और राष्ट्रीय आंदोलन है, उनके नेतृत्व करता। उद्देश्य, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। इसमें आपको जितना राज्यों का पुनर्गठन, कब राज्य कैसे बना, इसमें एमपी भी आ जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, यानी रियासतें कैसे हमने मिलाई, कौन कौन से ऑपरेशन पोलो चलाया, जैसे पुर्तगाल को हमने हटाकर गोवा को मिलाया, सिक्किम का विलय किया, लक्षद्वीप का विलय किया, कश्मीर में हमने सेना भेज के हमारा विलय किया, हस्ताक्षर करवा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, वो हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्त की प्रमुख घटनाएं में युद्ध, जो हमने भारत पाकिस्तान, भारत चीन से युद्ध किए, वो योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं इसी में आ जाएंगी। कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए वो इसी में आ जाएंगे। नीतियाँ इसी में आ जाएंगी। प्रमुख घटनाएं सब इसी में आ जाएगा। ये जो नीतियाँ, कार्यक्रम जो पंचवर्षीय नहीं, आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया कि ये सब स्वतंत्रता के पश्चात की ही घटनाएं हैं। इसके लिए एक PDF डाल देंगे, उससे आप कर लीजिएगा। इकाई 4 की मैं बात करूँगा, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये प्री में भी था आपके। इसमें प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन, उनके क्षेत्र, उनके उद्देश्य, उनके कारण, उनके नेतृत्वकर्ता 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में आ सकता है। और राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उसमें मध्य प्रदेश की क्या भागीदारी रही थी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें जनजाति और महिला विशेष तौर पर देखिएगा। उसके बाद प्रमुख पर्व MP के कौन से कहाँ पर मनाए जाते हैं, किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, कौन सी जाति जनजाति मनाती है, साहित्य किसने लिखा, क्या रचना थी, क्या भाषा शैली थी, मूल नाम क्या थे उनके। 3 मार्कर में या तो रचनाकार दे सकते हैं या रचना दे सकते हैं। मैं आप देखिए, यह आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ से क्या 3 मार्कर बन सकता है, क्या 11 मार्कर बन सकता है, क्या 5 मार्कर बन सकता है। हालांकि मैं भी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, तो उसमें ये सब मैं निकाल के दूंगा आपको, 3 मार्कर 5 मार्कर अलग अलग, लेकिन आप भी निकालिए, ठीक है। वास्तुकला में स्थान, उद्देश्य, कारण, उसके रचनाकर्ता, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये देखना पड़ेगा। विश्व धरोहर स्थल व पर्यटन MP में कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा इकाई 5 में यदि मैं आ गया तो प्रमुख रियासतें, जो राजवंश है, परमार, चंदेल, परिव्राजक, बुंदेला, शुंग वंश, वाकटक वंश, ये सारे वंश। उसके बाद गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, होलकर, बघेली, सिंधिया, भोपाल रियासत, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। इसमें आपको संस्थापक कौन से, राजधानी क्या है, इनके कौन कौन से प्रमुख प्रतापी राजा हुए, उन्होंने कौन कौन से प्रमुख युद्ध किए या कोई अभिलेख बनाई है, आपको देखना है। ये वर्तमान भौगोलिक संदर्भ में देखना है आपको। अभी जो वर्तमान भौगोलिक मध्य प्रदेश की सीमा है ना, आपको उस संदर्भ में इसको देखना है। अगर मैं पार्ट B की बात करूँ, इसमें भी 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में से 30 नंबर का आएगा। 3 मार्कर आएंगे, 2 5 मार्कर आएंगे, 1 11 मार्कर आएगा। विश्व के भूगोल की यदि मैं बात करूं, मैंने आपको मानक पुस्तकें पहले ही बता दी। मानक पुस्तक के साथ अपने एक नोट्स रखिएगा, सिनॉप्सिस बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाद में याद करेंगे कि सर ने कहा था सिनॉप्सिस बना लें, लेकिन हमने नहीं बनाए और अब हम पछता रहे हैं। कड़वा सच है, सुनना होगा। प्रमुख भौतिक लक्षण, इसमें पर्वत की स्थिति क्या है, कहाँ पर वो स्थित है, 3 मार्कर में आ सकता है, किस जगह स्थित है। उसके बाद पठार मैदान, ये भी किस जगह स्थित है। नदियाँ किस जगह स्थित हैं, किसकी सहायक नदी कहाँ से निकल रही, किस देश में स्थित है। कोई आकृति का पक्षापात डेल्टा बनाती है, कोई एस्चुरी बनाती है, कोई विशेष आकृति बनाती है, तो आपको देखना पड़ेगा हिमनद और इनका।
कि 3 मार्कर में झीलें, हिमनद, ये सब 3 मार्कर में भी आ सकते हैं। पर्वतों के प्रकार आ सकते हैं, नदियों की अवस्था आ सकती है, ये 5 मार्कर के लिए बता रहा हूँ। झील उनके प्रकार आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी आ सकती हैं। भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, इनके आने की घटना मतलब इनका क्या कारण होता है कि आती है, इनके क्या परिणाम हो सकते हैं, हानि। भूकंप के तो कुछ कुछ लाभ भी होते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ये आपका बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होता है, वहाँ देख लीजिएगा। ये विश्व की जलवायु की मैं बात करूँ, जलवायु में कोपेन का वर्गीकरण, जलवायु क्या है, मौसम जलवायु में अंतर आ सकता है 3 मार्कर 5 मार्कर। ऋतुएं क्या हैं, कितनी होती हैं, वर्षा का वितरण कैसा है, एशिया महाद्वीप में या भारत में, भारत के मानसून पर प्रश्न बन सकता है। ये विश्व की बात कर रहे हैं लेकिन भारत का बताते चल रहा हूँ यहाँ पर। जलवायु प्रदेश कितने हैं विश्व में, जलवायु परिवर्तन क्या है, उसके प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव भी इसमें आपको लिखना पड़ सकते हैं, ये देख लीजिएगा। इसके बाद में यूनिट 2 की यदि मैं बात करूं, प्रमुख भौतिक स्वरूप, यूनिट 2 में है प्रमुख भौतिक स्वरूप भारत के। अब यही जो चीज़ें हैं ये आपको भारत में भी करनी है, ठीक है। ये भौगोलिक घटनाएं जो थी ना, ज्वालामुखी और ये जो हम पीछे में करवा के गया हूँ, देखिए मैं एक बार और आपको ले चलता हूँ। ये जो ज्वालामुखी घटनाएं थी, इनमें इनकी परिभाषा भी याद करना, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, चक्रवात क्या है, इनकी परिभाषा, इनका मापन कैसे करते हैं, राहत कार्य कैसे की जाते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। विश्व की जलवायु में ही वर्षा के वितरण और इनमें ही आपको एल नीनो लानिनो भी करना पड़ेगा, बादलों के प्रकार भी इसी में आ जाएंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभाव उपाय भी इसी में आपको करना पड़ेंगे। अब ये आपको यही बताते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो इकाई 2 पे अगर मैं आ गया तो वही जो मैंने ऊपर बताया, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद की इनकी क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ पर भारत के संबंध में इनकी ऊंची चोटी, इनकी ऊंचाई, इनके क्रम भी पूछ लेता है, उत्तर दक्षिण तटों के नाम पूछ लेता है, तो ये भी पूछ सकता है, तो आप उसको इस हिसाब से करिएगा, ठीक है। भारत के भूआकृतिक प्रदेश मतलब भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, मैप के साथ आपको वर्णन करना पड़ेगा। एक बार इसमें जिसको अगर तकलीफ आ रही है एक बार और मुझसे पूछ लेना, बार बार बता रहा हूँ, इनकी परिभाषा भी याद करनी है, इनके प्रकार भी याद करने हैं, भारत में ये कहाँ कहाँ प्रमुख हैं, क्रम से आपको याद करने पड़ेंगे, 3 मार्कर में पूछने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद जो अगला है जलवायु, तो मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, हिंद महासागर से होती है, पश्चिमी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसी है, अरब सागर की शाखा कैसी है, ये आपको देखना पड़ेगा। अल नीनो नालिनो आपको दोनों देखने पड़ेंगे। ऋतु वर्षा का वितरण आपको दोनों देखने पड़ेंगे। भारत में वर्षा का वितरण कैसा होता है, कहाँ जाकर कम हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, और वो राजस्थान में जो पर्वत है अरावली पर्वत, वो मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है, जलवायु प्रदेश कैसे हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अंतर्गत एशिया में भारत की जलवायु किसके अंतर्गत आती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, मैप से आप देखिएगा। अगला है प्राकृतिक संसाधन उपयोग, जल, वन एवं मृदा। वन के वही पॉइंट जो मैंने पहले आपको पेपर में बताए हैं, काय में, प्री में मैंने आपको बताए हैं, प्री में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। वन में क्या पॉइंट बताए थे मैंने आपको, वन की रिपोर्ट आपको देखनी है, वन का वर्गीकरण देखना है, वन उपज देखनी है, सारे आपको देखना है। मृदा में, मृदा क्या है, कितने प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है, मृदा अपरदन, उसकी समस्याएं, निदान। जल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, उसमें समस्याएं, ये भारत का महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आपको देखना होगा। शुद्धिकरण और प्रबंधन देखना होगा। शैल व खनिज में वही, शैल मतलब आपकी चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से खनिज उसमें निकलते हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सी पुरानी है कौन सी नई है, धारवाड़ हो गई, आर्कियन हो गई, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, 3 मार्कर्स में दे सकते हैं। खनिज क्या होते हैं, परिभाषा। रूढ़ प्रदेश जो है, छोटा नागपुर के पठार खनिज की दृष्टि से संपन्न है, बताइए, 5 मार्कर 11 मार्कर में आ सकता है, आप इसको देखिएगा। खनिज के अयस्क भी याद करने पड़ेंगे आपको प्री के हिसाब से। जनसंख्या में यदि मैं आ जाऊँ, इसमें 3 मार्कर में आ सकता है, जैसे लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये 3 मार्कर में आ सकता है। जनगणना वाली सारी शब्दावली 3 मार्कर में, डेटा भी इनका 3 मार्कर में पूछ लिया कि भारत का
लिंगानुपात क्या है, 3 मार्कर में इतना ही पूछ लिया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के मुद्दे कि क्या उनको परेशानी आ रही है, जैसे बस्तियों की समस्या आ जाती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या आ जाती है, प्रवचन की समस्या बढ़ जाती है, ये आपको देखना होगा। खाद्य प्रसंस्करण उससे संबंधित उद्योग की यदि मैं बात करूं, तो खाद्य प्रसंस्करण उससे संबंधित उद्योग जो हैं वो हैं, इसमें क्या संभावना है कि क्या हम डाल सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसका महत्व क्या होगा, उद्योग का स्थानीयकरण कैसे किया जाए, उनके आसपास की किसी उर्वर भूमि तैयार की जाए, पूर्ववर्ती मतलब लगाने के पहले उद्योग में क्या लगाने के पहले आवश्यकता होगी, बाद में लगाने के बाद उद्योग क्या आवश्यकता होंगी, मांग पूर्ति कैसे होगी, क्या मांग है क्या पूर्ति होगी, उसका श्रृंखला प्रबंधन कैसे करेंगे, कौन सा मंत्रालय करता है, फूड पार्क का आपको उदाहरण देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फिर मध्य प्रदेश से रिलेटेड आ गया है, मध्य प्रदेश का भूगोल, प्रदेश की भू आकार की, प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, उसमें नर्मदा घाटी और मालवा विशेष संदर्भ में देखना है। मालवा में आपको क्या विशेष संदर्भ में देखना है, मालवा की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक में आपको कृषि देखनी, पर्यटन देखना है, परिवहन देखना है, कृषि हो गया, पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, खनिज हो गया, ये सब आपको देखना है। और उसके बाद भौतिक स्थिति क्या है मालवा की, कठोर है, काली मिट्टी पाई जाती है और सोयाबीन की अच्छी उत्पादित करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जलवायु मालवा की कैसी है, मालवा में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, कैसी मिट्टी पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, ये सारे बिंदु आपको, प्रमुख उद्योग कहाँ हैं, सारे बिंदु आपको हर भू आकृतिकी के देखने हैं। प्राकृतिक वनस्पति व जलवायु, उनका वितरण व प्रभाव कैसा है, उनकी उपलब्धता कैसी है, उनका संगठन कैसा है जो निकाल रहा है, जलवायु के लिए जो परिवर्तन के हेतु बनाए गए संगठन जो हैं कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद मानसून पर जलवायु का प्रभाव, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मृदा की यदि मैं बात करूं तो मृदा क्या है, इसके गुण, चाहे वो रासायनिक हो, जैविक हो, भौतिक हो, मृदा प्रसंस्करण और मृदा निर्माण कैसे बनती है, इसको बनने की प्रक्रिया, गुण विशेषता, निर्माण कैसे होता है। उसके बाद अपरदन की समस्या, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण, जल मृदा जो ग्रहण करती है उसके आधार पर मृदा संरक्षण का नियोजन कैसे किया जा सकता है, आपको देखना है। खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करें तो देखिए क्या क्या प्रकार हैं, कहाँ कहाँ वितरण है और क्या क्या उपयोग है, सीधे सीधे उन्होंने दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपको उपलब्धता और प्रबंधन और प्रकार भी देखने हैं। ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, सभी के लिए सेम टॉपिक मैंने बताए हैं। ये प्रमुख उद्योग, सभी पर उद्योग, कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, वन पर आधारित, रक्षा क्षेत्र पर आधारित, रेलवे आधारित, सभी उद्योग आपको यहीं पर देखने पड़ेंगे। मंद औद्योगिकरण के कारण औद्योगिकरण में कैसे कुशलता लाई जा सकती है, उनमें आपको कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। राज्य की जनजातियाँ, ये आप प्री में भी पढ़ रहे हैं, आपदाग्रस्त जनजाति के विशेष संदर्भ में, जनजाति में सारा पढ़ना है, उनके देवी देवता, उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, उनकी शादी की प्रथाएं, कहाँ रहते हैं, उनके देवता, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन जो आपदाग्रस्त जनजाति हैं उनके विशेष संदर्भ में आपको देखनी है। अगर मैं अगली बात करूं, इकाई 4, जल एवं आपदा प्रबंधन, पेयजल, पेयजल की आपूर्ति कैसे होती है, अशुद्धि के क्या कारण हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है और गुणवत्ता प्रबंधन कैसे बनाए रखा जा सकता है, पेयजल से संबंधित ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है देखिए जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन की तकनीक कौन कौन सी, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग हो गई या और भी कोई जल प्रबंधन की तकनीक है तो आपको यहाँ पर देखनी है। भूजल एवं जल संग्रहण, कि वर्षा का जल भूमि के अंदर कैसे संग्रहण करें, क्या लाभ है, क्या उसकी विधि है, कैसे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आपको देखना है। भूजल और जल संग्रहण क्या, भूमिगत जल में कमी के कारण, भूमिगत जल में कमी के क्या कारण है, ये भी आपको इसी के अंतर्गत देखना है। भूमिगत जल बढ़ाने के उपाय आपको देखना है, वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत क्या क्या विधियां हैं और भूमिगत जल कम होने से क्या हानि हो सकती है, ये भी आपको देखना है। अगर मैं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदा क्या है, आपदा के प्रकार, आपदा आने के कारण, अलग अलग आपदा, उनके प्रभाव, उनके उपाय, आपदा एक्ट में क्या क्या प्रावधान है प्रमुख, राहत कार्य की टीमें कौन कौन सी होती हैं, पुनर्वास किस प्रकार काम करते हैं, ये सारे आपको आपदा प्रबंधन में पढ़ना है। सभी चीज़ें सेम होती हैं, देखिए बस डेट और जो आपदा में सारी चीज़ें, राहत पुनर्वास तो आप एक ही चीज़ का करोगे ना, सभी चीज़ें सेम होती है, बस आपको जो आपदा आई उससे रिलेटेड आपको शब्दावली याद होना चाहिए।
थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेना यहाँ पर। सामुदायिक योजना की यदि मैं बात करूँ, सामुदायिक योजना की यदि मैं बात करूँ तो संसाधन मानचित्रण, राहत पुनर्वास, ये उसी में आ जाएगा कि संसाधनों का मानचित्रण कर लिया हमने, राहत और पुनर्वास के कार्य कर लिए। निरोधक और प्रशासनिक उपाय, निरोधक उपाय यानी उसको होने से पहले ही रोकने संबंधित कुछ उपाय आपने कर लिए। प्रशासनिक उपाय कर लिए, आप प्रशासन में जा रहे हैं, आपको करना होगा। आपको पता है कि जिला आपदा प्रबंधन जो होते हैं ना समिति, उसका अध्यक्ष कलेक्टर ही होता है। सुरक्षित निर्माण की आपने यदि बात की तो कैसे सुरक्षित निर्माण किया जा सकता है कि ज्वालामुखी, भूकंप से और सुनामी से बचा जा सके। वैकल्पिक संचार, संचार के साधन सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। देखो आपदा जब होती है तो आदमी को सबसे पहले मानसिक स्थिति खो बैठता है। आपने कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले अनकॉन्शियस हो जाता है, पानी पिलाया जाता है। सबसे पहले उसको कॉन्शियसनेस में लाएं। उसके बाद संचार के साधन सब नष्ट हो चुके होते हैं, संचार के साधन जो वैकल्पिक हैं उनकी व्यवस्था की जाए। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना तो अपने आप इतना बर्डन कम हो जाता है कि सारे काम अच्छे हो जाते हैं। अगला है भूगोल की आधुनिक तकनीक, लास्ट यूनिट। सुदूर संवेदन, मोट सेंसिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, क्या काम है इसके घटक क्या है? उपग्रह सेटेलाइट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेटेलाइट हो गया। उस इनसेट, मेटसेट, एडसेट, एजुसेट सब पढ़ना है इसमें आपको। सुदूर संवेदन का उपयोग यानी रिमोट सेंसिंग का क्या उपयोग है ये आपको देखना है। जीपीएस और जीआईएस, ये इनमें आपको सब देखना है जो पॉइंट्स हैं। एक तो ये वाई क्यों है, व्हाट क्या है, इनका वर्क क्या है। जीआईएस और जीपीएस दोनों के लिए बता रहा हूँ। इनका एम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनकी उपयोगिता मतलब यूज़फुल क्या है इनका, और लास्ट में जो है आपको इनकी परिभाषा के साथ इन्होंने भारत ने अपना नया जो जीपीएस बना लिया है उसका भी आपको वर्णन यहाँ पर करना है। तो ये था आपका पेपर 1 का एनालिसिस मेरा। आप खुद से लिखने की कोशिश भी करिएगा। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर निकालिएगा। ये मैंने बहुत बड़ी आपको चीज़ बता दी। बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं था कि हर यूनिट से 30 नंबर का आएगा, कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है। तो अच्छे से कंप्लीट करें। बस ये डिकोड वीडियो के बाद आंसर राइटिंग ग्रुप में शुरू होने वाली है और इस बार लंबी आंसर राइटिंग चलेगी। बड़े बड़े प्रश्न भी दिए जाएंगे लगातार, वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पेपर का एनालिसिस हो गया कि आपको ये पढ़ना है। डिकोड मैंने आपको कर दिया है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इससे आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में इजी रहेगी। एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर अगर 11 मार्कर ही कर लिया तो आप 5 मार्कर उसको वहीं कर देंगे। 3 मार्कर 11 भी तैयार कर लोगे तो 5 अपने आप तैयार हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही तैयारी करिएगा। 3 मार्कर में अलग से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, क्रम से हल करिएगा। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिएगा, अपने मन से कुछ भी अन्यथा मत लिखिएगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लाइन के नीचे भी नहीं लिखना है कॉपी के, और अब वर्डिंग अगर ज़्यादा हुई तो नंबर भी कटेंगे, इसलिए इस बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखा जाएगा। तो ये है आपका पेपर 1 का एनालिसिस। अब आगे के पेपर के एनालिसिस भी जल्दी ही अपने ग्रुप पर आने वाले हैं। बने रहिए लर्नर्स पैराडाइज के साथ आगे के डिकोड के लिए और आंसर राइटिंग के लिए। धन्यवाद।